हेलो एंड प्यारे दोस्तों, उत्कृष्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएड सेकंड सेमेस्टर के इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि जो 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि बात करें तो आज का अपना क्वेश्चन पेपर रहने वाला है यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन, इस विषय के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। यदि दोस्तों बात करें तो जो ये पेपर है ये पूरा 3 घंटे का होने वाला है और इसमें मार्क्स की बात करें तो ये 70 नंबर का ये पेपर होने वाला है। तो दोस्तों जो भी यानी कि जो बीपीएड सेकंड सेमेस्टर में अभी जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यानी कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि आपको बताया यानी कि जो इससे पहले वाला जो कोई भी एग्ज़ाम हुआ है अधिकतर एग्जामिनर उन्हीं के आधार पर यानी उन्हीं उसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन बनाता है। तो अभी वर्तमान की यदि बात करें दोस्तों तो वर्तमान में यानी कौन कौन से पैटर्न या कौन कौन से तरीके से यानी एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है तो उन सारी चीज़ों के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। साथ में यदि मैं बताऊं दोस्तों तो आपको यानी कि जो ये वीडियो है इनमें क्वेश्चन पेपर के साथ साथ यानी अपन उनके आंसर किस तरीके से यानी कि आंसर को लिखना है और किस प्रकार से यानी कि आंसर को करना है वो सारी चीज़ें भी अपन इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आपने यानी कि ये वीडियो पहली बार देखा है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, साथ में उत्कृष्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दोस्तों यानी कि हमारे को भी यानी कि मोटिवेशन मिलता रहे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और अपना पहला क्वेश्चन है यानी कि आपके शैक्षिक प्रौद्योगिकी यानी कि आप शैक्षिक प्रौद्योगिकी से क्या समझते हैं। यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या होता है और शारीरिक शिक्षा में इसकी भूमिका एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये अपना पहला क्वेश्चन होने वाला है। उसके बाद में यदि दोस्तों इसका ही अथवा वाला क्वेश्चन देखिए तो अथवा वाला क्वेश्चन क्या है यानी कि शिक्षा के विभिन्न प्रकार को स्पष्ट कीजिए। यानी कि शिक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं उनको उनके बारे में बताना है। औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है और गैर औपचारिक शिक्षा में भेद कीजिए। यानी कि इनमें अंतर बताना है। इन तीनों में क्या करना है यानी कि इन तीनों औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक इनमें क्या करना है तो अंतर अपने को बताना है। तो इस प्रकार यानी कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या यानी कि निबंधात्मक क्वेश्चन होने वाला है और इसमें यानी कि क्या उन्हें अथवा वाले क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है तो प्रदर्शन विधि और अनुकरण विधि इनको बताना है। यानी कि प्रदर्शन विधि क्या होती है और अनुकरण विधि क्या होती है। उसके बाद में जो ये इन दोनों विधियों का यानी कि जो शारीरिक शिक्षा विषय है उसमें क्या इसकी उपयोगिता है और क्या इसका महत्व है उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अथवा वाले क्वेश्चन देखिए तो अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो अथवा वाले में यानी कि शिक्षण तकनीकों की परिभाषा दीजिए। यानी शिक्षण तकनीक क्या क्या होती है और व्याख्यान विधि और प्रोजेक्ट विधि की तुलना कीजिए और उपयुक्त उदाहरण इन दोनों विधियों की यानी उदाहरण सहित इनकी व्याख्या करनी है। तो अपने को यानी जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें ऊपर बात करें तो प्रदर्शन विधि या अनुकरण विधि के बारे में लिखना था और यदि इसके अथवा के क्वेश्चन में कौन सी विधियाँ हैं तो व्याख्यान विधि और प्रोजेक्ट विधि है। तो इन दोनों में से जो कोई भी आपको यानी अच्छी तरीके से इसका आंसर आ रहा है तो वो आप अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है तो अगला क्वेश्चन यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकारों का उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है उनके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाना है और शिक्षण में इनके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है उस पर यानी कि क्या इसका महत्व है उनके बारे में यानी कि अपने को बताना है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करूँ तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है यानी कि टीम टीचिंग क्या है, इसके सिद्धांत, प्रक्रिया और लाभों को शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी कि टीम टीचिंग क्या है तो इसके बारे में अपने को बताना है या टीम टीचिंग हो गया। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों तो चौथा क्वेश्चन अपने रहने वाले हैं यानी कि पाठ योजना क्या है और इसके प्रकारों को समझाइए। यानी कि जो लेसन प्लानिंग है उसके बारे में अपने को बताना है यानी कि क्या होती है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं और प्रभावी शिक्षण में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी शिक्षण में इसकी क्या भूमिका, पाठ्यक्रम में पाठ्य योजना की क्या भूमिका है। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अथवा वाले क्वेश्चन है और अथवा वाले क्वेश्चन में क्या आता है यानी कि माइक्रो टीचिंग की परिभाषा दीजिए। यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है वो उसे माइक्रो टीचिंग कहते किसे हैं तथा इसके विभिन्न चरणों को समझे। इसके विभिन्न जो चरण हैं उनको बताना और शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण में इसके प्रयोग को स्पष्ट कीजिए।
यानी जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक है वो किस प्रकार से यानी कि प्रशिक्षण में इस माइक्रो टीचिंग का प्रयोग करता है, उसके बारे में अपने को बताना है। तो इस प्रकार यानी दोस्तों जो बात करें तो जो 1 से लेकर जो 4 क्वेश्चन हैं वो अपने निबंधात्मक होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? निबंधात्मक क्वेश्चन होने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का होने वाला है? तो 10 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद में यानी जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने यानी अति लघुरात्मक होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि बात करें तो जो 1 से लेकर 4 नंबर तक जो क्वेश्चन है उसको आप यानी कि निबंधात्मक के अनुसार ही उन क्वेश्चनों को करना है, ताकि यानी कि अधिक अधिक लिखना है और किस प्रकार से यानी कि उसको अटेंड करना है, वो सारी जानकारी अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो ये पाँच से लेकर यानी जो 5 में क्या है तो इसमें यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि क्या है तो 1 लाइनर क्वेश्चन हो गए या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। तो इनको भी अपन यानी कि लास्ट में इनके आंसर के साथ इनकी यानी कि चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो 5 से लेकर 13 नंबर तक जो क्वेश्चन है इनकी अपन चर्चा यानी कि लास्ट में करने वाले हैं। साथ में इनको लास्ट में यानी कि जिस प्रकार से यानी क्वेश्चन अपन सॉल्व करते जाएंगे उसी प्रकार यानी इनके बारे में भी अपन लास्ट में चर्चा करेंगे। उसके बाद में यदि दोस्तों देखिए तो अपना पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है यानी कि आप शैक्षिक प्रौद्योगिकी से क्या समझते हैं। यानी जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वो उस कहते किसे हैं और शारीरिक शिक्षा में इसकी क्या भूमिका एवं महत्व है, इसको स्पष्ट करना है। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या होता है? यानी प्रौद्योगिकी यानी जिस प्रकार अपन कहते हैं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी हो गई, यानी कि जो आधुनिक समय में जो वर्तमान में यानी कि जो वैज्ञानिक तरीकों से यानी कि उपकरण बन रहे हैं और वस्तुएं बन रही है उनका प्रयोग यानी कि शिक्षा में यदि करते हैं तो वो क्या कहलाता है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी हो गई। यदि बात करें दोस्तों तो इसमें क्या है यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी से अभिप्राय और शैक्षिक प्रौद्योगिकी से अभिप्राय क्या है तो यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी उन वैज्ञानिक साधनों, विधियों एवं सामग्रियों एवं तकनीकों का संगठित एवं योजनाबद्ध उपयोग है जिसके द्वारा यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावशाली, रोचक और सुरक्षित एवं परिणामदायक बनाता है। यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी होता क्या है? यानी कि ये एक वैज्ञानिक साधन है या विधियाँ हैं और सामग्रियाँ एवं तकनीक का संगठन है जिसके द्वारा क्या होता है यानी कि जो शिक्षण अधिगम होता है या पाठ्यक्रम होता है उसको क्या किया जाता है तो उसको प्रभावशाली बनाया जाता है, उसको रुचिपूर्ण यानी रोचक का अर्थ होता है यानी विषय को रुचिपूर्ण मतलब विद्यार्थियों के रुचिपूर्ण मतलब विषय बनाया जाता है और अच्छे परिणामदायक यानी उस विषय को बनाया जाता है। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है तो इसके अंतर्गत यानी दृश्य एवं श्रव्य साधन हो गए जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, वीडियो विश्लेषण आदि का उपयोग किया जाता है। इन सारी चीज़ों का इसमें उपयोग किया जाता है। अभी यदि दोस्तों देखिए तो अगला पॉइंट क्या है, यानी इसी में यानी पहले क्वेश्चन का अगला पॉइंट यानी कि शारीरिक शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले यदि बात करें दोस्तों तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी की शारीरिक शिक्षा में क्या भूमिका है, तो पहला है अपने पास पॉइंट यानी कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है। यानी किस प्रकार से जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वो शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं। यानी प्रौद्योगिकी से यानी जटिल कौशलों को वीडियो, एनिमेशन, स्लो मोशन आदि द्वारा यानी सरल एवं स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। यानी जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है उसके द्वारा क्या होता है यानी कि जो जटिल कौशल है या जटिल कोई भी यानी जटिल या कठिन क्रिया है उसको भी यानी कि जो वीडियो एनिमेशन द्वारा यानी वीडियो द्वारा और स्लो मोशन द्वारा यानी धीरे धीरे उसको या क्या किया जाता है सरल एवं स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है। उसके बाद में दूसरा इसका क्या रहने वाला है, यानी कि दूसरी भूमिका की यदि बात करें तो कौशल का बेहतर अधिगम। और किस प्रकार यानी कौशल का बेहतर अधिगम होता है तो वीडियो विश्लेषण हो गया और वीडियो विश्लेषण के बाद में यानी कि बायोमैकेनिकल हो गया, सॉफ्टवेयर एवं मोशन एनालिसिस हो गए से यानी विद्यार्थियों को अपनी गलतियों को पहचान कर सुधारने में सहायता मिलती है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला यानी त्वरित प्रतिपुष्टि प्रदान करना। यानी तुरंत यानी कि क्या आता है तो यानी कि जैसे यानी कि अपन जिस प्रकार यानी डिजिटल उपकरण का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है यानी तुरंत अपने को यानी कि उसका आंसर अपने को मिल जाता है। यानी कि तुरंत यानी अपन कोई भी यानी कि उसमें यानी डिजिटल जो कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें अपन जो कोई भी चीज़ या क्वेश्चन डालते हैं तो उसका तुरंत क्या होता है प्रत्युत्तर अपने को तुरंत प्रदान हो जाता है। तकनीक के माध्यम से यानी शिक्षक विद्यार्थियों को तत्काल फीडबैक देकर उनके प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों देखें तो अगला क्या, तो अगला यानी कि रुचि हो गई। अगला क्या यानी रुचि एवं प्रेरणा बढ़ाना। यानी किस प्रकार जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वो खिलाड़ियों या विद्यार्थियों में रुचि एवं प्रेरणा देने का कार्य करता है।
तो इसमें क्या होता है यानी ऑडियो विजुअल सामग्री, इंटरनेट, क्विट गेम हो गए एवं मल्टीमीडिया से विद्यार्थियों की रुचि एवं सहभागिता भी बढ़ती है। इस प्रकार यानी दोस्तों जो शारीरिक शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी किस प्रकार से कार्य करती है, उसके बाद में अगला रहने वाला है यानी कि मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाना है। यानी किस प्रकार जो टेस्ट होता है उनको यानी वस्तुनिष्ठ बनाया जाता है। जैसे फिटनेस टेस्ट हो गया, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग ऐप हो गए, और उसके बाद में दोस्तों और यदि दोस्तों बात करें तो डिजिटल रिकॉर्डिंग हो गए से यानी मूल्यांकन अधिक सटीक एवं निष्पक्ष होता है। उसके बाद में अगला क्या रहने वाला है यानी समय एवं साधनों की बचत होती है। यानी कि जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के जो कोई भी यानी वस्तुएं होती हैं उससे क्या होता है, तो उससे यानी समय की भी बचत होती है, साथ में संसाधनों का भी कम उपयोग होता है, कम उपयोग नहीं बचत होती है। यानी कि इसके बाद में क्या होता है यानी डिजिटल टूल्स और ऑनलाइन सामग्री से क्या होता है, तो शिक्षण की तैयारी, प्रस्तुति और रिकॉर्ड प्रबंधन में समय एवं संसाधनों की बचत होती है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्या है यानी दूरस्थ एवं समावेशी शिक्षा में सहायक है। यानी जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी होता है वो क्या है यानी कि दूर स्थित एवं समावेशी शिक्षा है उसमें भी यानी कि सहायता प्रदान करती है। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए, उसके बाद में वर्चुअल क्लास हो गई के माध्यम से भी यानी सभी विद्यार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। इस प्रकार यदि दोस्तों बात करें तो जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है वो शारीरिक शिक्षा में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपने ये पढ़ा है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो इसका अगला पॉइंट क्या रहने वाला, तो अगला पॉइंट है यानी कि शारीरिक शिक्षा में इसका महत्व क्या है। पहले भूमिका देखिए, अभी इसका जो महत्व क्या है उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। यानी कि यह शिक्षण को वैज्ञानिक, आकर्षक एवं सुरक्षित एवं परिणात्मक बनाता है। इसके बाद में यानी विद्यार्थियों के समग्र विकास यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, भावनात्मक में सहायता करती है। यानी कि जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है ये क्या करती है, तो विद्यार्थियों के समग्र विकास, यानी समग्र विकास का ही अर्थ क्या होता है, तो सर्वांगीण विकास में भी क्या करती है, तो सहायता करती है। उसके बाद में यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार अधिगम को संभव बनाती है, और स्वास्थ्य जागरूकता हो गई, फिटनेस मॉनिटरिंग हो गई, और जीवन शैली प्रबंधन में सहायक है। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो अगला क्या रहने वाला है, यानी कि अगला यानी भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार यानी तकनीकी दक्ष एवं जागरूक नागरिक तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद में यदि दोस्तों देखें तो जो ये पूरा प्रश्न है इसका निष्कर्ष या सार क्या रहने वाला है, यानी इस यदि पूरे प्रश्न का अपन निचोड़ देखें तो वो क्या है, तो यानी कि अतः शैक्षिक प्रौद्योगिकी शारीरिक शिक्षा को आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप यानी अधिक प्रभावशाली, रोचक एवं उपयोगी बनाती है। यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्या करती है, तो जो शारीरिक शिक्षा के जो कार्यक्रम है उनको यानी आधुनिक युग की आवश्यकता है, यानी कि जो आधुनिक समय में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है उसके अनुरूप यानी कि उनको क्या करती है, तो प्रभावशाली बनाती है, और रोचक पूर्ण यानी कि क्या, तो रुचिपूर्ण उनको बनाती है और उनको उपयोगी बनाती है। इसके बाद में यदि बात करें तो यानी यह शिक्षण अधिगम की क्या करती है, तो यानी गुणवत्ता को सुधारती है तथा स्वस्थ और सक्षम एवं कौशल युक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार यानी दोस्तों बात करें तो जो शैक्षिक यानी कि जो ये होती है यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी वो शारीरिक शिक्षा में अपना महत्व रखती है। इसके बाद में यदि दोस्तों देखिए तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि पहला क्वेश्चन का अथवा वाला क्वेश्चन, इसको भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। और अथवा वाला क्वेश्चन क्या था, तो यानी कि शिक्षा के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए, यानी जो शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में अपने को लिखना है। साथ में यदि दोस्तों बात करें तो औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा में भेद कीजिए, या इनके तीनों में अंतर अपने को बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से अटेंड कर सकते हैं, तो इसमें यानी कि अपन यानी कि टुकड़ों में यदि बात करें तो सबसे पहले यानी शिक्षा के विभिन्न प्रकार अपने आ जाएंगे। उसके बाद में यदि दूसरा देखें तो दूसरा क्या हो जाएगा, यानी औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा में अपन अंतर कर सकते हैं। तो इस प्रकार यानी इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और दो भागों के बाद में यानी सबसे पहले यानी शिक्षा की परिभाषा हो गई, उसके बाद में उनके प्रकार हो गए, और फिर यानी औपचारिक हो गई, फिर अनौपचारिक हो गई, और फिर गैर औपचारिक। इस प्रकार से यानी इनको टुकड़ों में डिवाइड करके यानी कि एक जो छोटा क्वेश्चन है उसको भी अपन बड़ा बना सकते हैं। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है इसका अथवा वाला, यानी कि 1 से लेकर जो 4 क्वेश्चन है वे सभी निबंधात्मक होने वाले हैं। तो इसको क्या यानी निबंधात्मक के अनुसार इस क्वेश्चन को करना है, तो इसको किस प्रकार से अटेंड करना है वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले अपने पास आ गया यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या है, यानी शिक्षा
का अर्थ है, यानी कि क्या है, तो शिक्षा का अर्थ है यानी अनुभव के माध्यम से जीवन में परिवर्तन लाना तथा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। ये क्या कहलाती है, ये तो शिक्षा कहलाती है। यानी शिक्षा को इनके स्वरूप, उद्देश्य, संगठन एवं प्राप्ति के आधार पर निम्न प्रकारों में विभाजित किया है। यानी किन किन चीज़ों के आधार पर यानी कि शिक्षा को वर्गीकरण किया, तो स्वरूप हो गए, उद्देश्य हो गए, संगठन हो गए और प्राप्ति के आधार पर इनको वर्गीकरण किया है। और शिक्षा के विभिन्न यदि प्रकारों की देखें तो इसे 3 भागों में बांटा है। और 3 भाग कौन कौन से हैं, तो 3 भाग की यदि चर्चा करें तो सबसे पहला प्रकार आ गया इसमें औपचारिक शिक्षा। और औपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो यानी कि यह शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में निश्चित पाठ्यक्रम, नियमों एवं योग्य शिक्षकों के द्वारा दी जाती है। यानी जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें क्या है, यानी कि स्थान निश्चित होता है और पाठ्यक्रम निश्चित होता है तथा समय निश्चित होता है। यानी कि जितनी भी जो निश्चित चीज़ें हैं उसमें क्या होती है, तो औपचारिक शिक्षा होती है। और यदि दोस्तों बात करें तो क्या है, यानी कि इसी के अंतर्गत यानी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक या उच्च स्तरीय माध्यमिक हो गए और स्नातक एवं स्नातकोत्तर आदि इसके अंतर्गत आते हैं औपचारिक में। उसके बाद में यदि दूसरा प्रकार देखें तो वो रहने वाला अनौपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं किसे, यानी कि यह शिक्षा जीवन के अनुभव, परिवार, समाज, मित्रों, पुस्तकें, समाचार पत्र, वीडियो, ये रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि के माध्यम से स्वतः प्राप्त होती है। इसमें यानी कोई निश्चित पाठ्यक्रम में समय नहीं होता है। यानी कि अनौपचारिक की यदि बात करें तो उसमें यानी कि निश्चित समय नहीं होता है और कोई निश्चित जगह या स्थान भी नहीं होता और कोई भी यानी निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। अपन यानी समाज के लोगों द्वारा यानी कि शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और जैसे टेलीविज़न हो गया, इनमें क्या होता है यानी कि अनौपचारिक हो गई, पुस्तकें पढ़कर अपन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और यानी कि जो अपने से बड़े बुजुर्ग है या परिवार है तो उन सारी चीज़ों, मित्र हो गए, तो इनसे भी अपन यानी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें यानी कि कोई निश्चित स्थान नहीं होता है और कोई समय कोई निश्चित नहीं होता है। उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला प्रकार कौन सा होने वाला है, तो अगला यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा। और गैर औपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो यानी यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा जितनी संगठित नहीं होती है परंतु यानी कि यह सुनियोजित होती है। यानी गैर औपचारिक क्या होती है, तो औपचारिक शिक्षा की तरह ही होती है लेकिन उसकी तरह क्या होता है, उसकी तरह यानी कि संगठित नहीं होती है परंतु यानी सुनियोजित होती है। और इसकी बात करें तो यानी इससे विद्यालय के बाहर विशेष कार्यक्रम, गतिविधियाँ जैसे यानी वयस्क शिक्षा हो गई, साक्षरता अभियान, कार्यशालाएं, मूल्यांकन शिक्षा शिविर, खेल प्रशिक्षण शिविर आदि के माध्यम से दिया जाता है। यानी गैर औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, तो जैसे कोई संगठन हो गया, एनजीओ हो गया, उसके द्वारा यानी जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं तो कार्यक्रम में भी अपन यानी कि शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अब इसी यानी क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या था, तो यानी कि औपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक में शिक्षा में भेद करना या अंतर करना है। तो इनके अंतर की बात करें तो यानी कि एक तरफ यानी इनके यानी तीनों ये प्रकार है वो लिख सकते हैं अपन। और एक यानी कि किस आधार पे इनमें यानी कि भेद करना है तो आधार की अपन चर्चा कर सकते हैं। यदि दोस्तों बात करें तो सबसे पहला अपना आधार रहने वाला है यानी कि अर्थ एवं स्वरूप के आधार पर है। यानी जो औपचारिक शिक्षा है इसका अर्थ क्या है, अनौपचारिक शिक्षा इसका अर्थ क्या है और गैर औपचारिक शिक्षा इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले इनके अर्थ की यदि बात करें तो औपचारिक शिक्षा क्या है, तो विद्यालय, महाविद्यालय में निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाने वाली संगठित शिक्षा है। यानी जो औपचारिक शिक्षा है इसमें क्या होता है, तो यानी निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निश्चित स्थान होता है और क्या होता है, तो यानी निश्चित समय होता है। उन्हें क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जबकि यदि दोस्तों बात करें तो अनौपचारिक में क्या होता है, यानी जीवन के अनुभवों एवं दैनिक गतिविधियों के माध्यम से स्वतः प्राप्त होने वाली असंगठित शिक्षा हो गई। यानी अनौपचारिक में यानी कोई स्थान निश्चित नहीं होता, ना ही कोई निश्चित समय होता है और कोई व्यक्ति विशेष भी निश्चित नहीं होता है। यानी जैसे परिवार हो गए और समाज हो गए, उनके मित्र हो गए, इनके द्वारा अपन शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। उसके बाद में दोस्तों देखें तो अगला प्रकार है यानी गैर औपचारिक शिक्षा। और इसमें क्या होता है, यानी विद्यालय के बाहर सुनियोजित पर लचीले एवं कम संगठित ढंग से दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, तो गैर औपचारिक शिक्षा कहलाती है। यानी कि जो गैर औपचारिक शिक्षा है इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें मतलब स्थान वगैरह होता है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है इससे औपचारिक और अनौपचारिक की जो बीच की अवस्था होती है, बीच की कड़ी होती है, इन दोनों को जोड़ने वाली यदि कोई
अब मतलब शिक्षा है तो वो कौन सी है, गैर औपचारिक शिक्षा है। आगे यदि दोस्तों बात करें तो अगला आधार रहने वाला स्थान, और स्थान की यदि बात करें तो सबसे पहले औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, औपचारिक शिक्षा के स्थान की बात करें तो औपचारिक में होता है यानी कि जैसे विद्यालय हो गए, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में औपचारिक शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक में घर परिवार समाज मित्र प्रकृति और मीडिया आदि द्वारा जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वह अनौपचारिक में आती है। और सामुदायिक केंद्र हो गए और वयस्क शिक्षा केंद्र हो गए, शिविर प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि द्वारा जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो किस में आती है, तो वो गैर औपचारिक में आती है। उसके बाद में दोस्तों देखिए तो अगला बिंदु अपने रहने वाला है यानी कि पाठ्यक्रम, यानी कि इनमें पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम क्या है, तो औपचारिक शिक्षा में यानी निश्चित एवं निर्धारित पाठ्यक्रम होता है। अनौपचारिक में क्या होता है, तो कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता। और गैर औपचारिक में क्या होता है, तो यानी कि लचीला पाठ्यक्रम होता है और आवश्यकताओं के अनुसार यानी बनाया जाता है। लचीला पाठ्यक्रम और आवश्यकता के अनुसार इनमें यानी कि पाठ्यक्रम बनाया जाता है। उसके बाद में जो दोस्तों बात करें तो अगला क्या है, तो यानी कि अगला यानी शिक्षक, यानी जो इन इन ये जो शिक्षा है इनमें शिक्षक किस प्रकार के होते हैं। तो औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा में क्या आता है, यानी शिक्षक प्रशिक्षित एवं योग्य शिक्षक होते हैं, वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक में क्या होता है, तो कोई भी व्यक्ति अनुभवों के आधार पर सिखा सकता है, यानी कि जो उनके जो जीवन के अनुभव है उसके द्वारा यानी कि वो लोगों को बताता है या लोगों को समझाता है, वो किस में आता है, तो यानी कि अनौपचारिक में आता है। और गैर औपचारिक में क्या आता है, यानी प्रशिक्षित का कार्यकर्ता विशेषज्ञ और स्वयंसेवक आते हैं। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला आधार क्या रहने वाला है, तो अगला आधार अपने पास यानी कि अगला आधार हो गया अपने पास अवधि। अवधि अगला आधार क्या है, तो अवधि। और अवधि की यदि बात करें तो अवधि में क्या है, यानी कि अवधि यानी निश्चित समय होता है और कक्षाओं के अनुसार, यानी कि इसमें क्या होता है, औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, तो यानी कि जो स्थान होता है या समय होता है वो निश्चित होता है। और अनौपचारिक की यदि बात करें तो अनौपचारिक में क्या होता है, तो अनिश्चित होता है समय और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें किसी निश्चित समय की आवश्यकता नहीं है, यह जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। और यदि दोस्तों बात करें तो अगला यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा, और गैर औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, तो यानी कि अल्पकालीन और मध्यकालीन कार्यक्रमों के रूप में होती है। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अवधि हो गई, और अवधि के बाद में अगला क्या आता है, यानी उद्देश्य है। और उद्देश्य किस प्रकार होते हैं, तो जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें यानी कि उद्देश्य क्या है, तो डिग्री प्राप्त करना है, प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो गए तथा बौद्धिक विकास होता है उसमें। और अनौपचारिक में क्या होता है, तो अनुभव हो गया, व्यवहार हो गया, दृष्टिकोण एवं जीवन कौशलों का विकास हो गया। और गैर औपचारिक की बात करें तो यानी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति, ज्ञान कौशल एवं जागरूकता बढ़ाना, ये सारी चीज़ें यानी कि गैर औपचारिक में होती है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला बिंदु क्या है, तो अगला बिंदु यानी मूल्यांकन है। यानी इन तीनों शिक्षाओं में मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, यानी विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो यदि दोस्तों बात करें तो औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, तो यानी जो विद्यार्थी होते हैं उनसे परीक्षा ली जाती है और अंक और ग्रेड और डिग्री के आधार पर यानी उनका मूल्यांकन किया जाता है। अनौपचारिक में कोई मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होती है। और गैर औपचारिक में क्या होती है, तो निरंतर मूल्यांकन प्रगति के आधार पर प्रमाण पत्र दिए जा सकते हैं। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्या है, यानी कि अगला इसके आधार की बात करें तो उदाहरण की यदि बात करें तो जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें क्या होता है, तो यानी प्राथमिक विद्यालय में औपचारिक शिक्षा दी जाती है, माध्यमिक विद्यालय में औपचारिक शिक्षा दी जाती है, और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, तो औपचारिक शिक्षा दी जाती है। और परिवार से सीखना, पुस्तकें पढ़ना, टीवी देखना, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि का उपयोग करके जो भी चीज़ें सीखी जाती है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। और वयस्क शिक्षा केंद्र हो गए, साक्षरता अभियान हो गए, कौशल विकास कार्यक्रम, खेल शिविर, एनएसएस हो गए और एनसीसी आदि द्वारा जो भी शिक्षा ग्रहण की जाती है, यानी कि कोई भी संगठन या एनजीओ द्वारा शिक्षा प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो गैर औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। अब यदि दोस्तों बात करें तो जो ये पूरा क्वेश्चन है इसका या निष्कर्ष क्या रहने वाला है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों उनके अपने को निष्कर्ष हमेशा लिखने हैं। यानी कि निष्कर्ष में क्या होता है, तो पूरे क्वेश्चन का निचोड़ होता है। और इस प्रकार से यदि आप यानी कि क्वेश्चन को अटेंड करते हो तो एग्जाम में जो आपने जो क्वेश्चन किया उसमें पूरे से पूरे अंक आने की संभावना होती है। तो निष्कर्ष की यदि बात करें तो निष्कर्ष में क्या है, यानी कि औपचारिक शिक्षा हो गई और अधिक संगठित एवं प्रमाणित होती है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो किस प्रकार का होती है, तो यानी संगठित एवं प्रमाणित होती है। और यदि दोस्तों बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो किससे होती है, यानी जीवन के अनुभवों से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है।
और अगली है गैर औपचारिक शिक्षा, और ये कैसी होती है, तो यानी कि इन दोनों के बीच सेतु यानी पुल, सेतु का अर्थ होता है पुल का कार्य करती है, या बीच में जोड़ने का कार्य करती है, कड़ी का कार्य करती है, विशेष उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होती है। यानी कि जो गैर औपचारिक होती है, जो क्या करती है, तो यानी कि जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा है इसके बीच में सेतु, और सेतु का मतलब होता है ना पुल, या इन दोनों को जोड़ने का कार्य करने वाली जो शिक्षा उसे क्या कहते हैं, तो गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यानी कि जो अपना पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्वेश्चन है दूसरा, और दूसरे क्वेश्चन की यदि बात करें तो इसमें क्या यानी कि प्रदर्शन विधि हो गई और अनुकरण विधि हो गई को बताना, यानी प्रदर्शन विधि किसे कहते हैं और अनुकरण विधि किसे कहते हैं, और इन दोनों विधियों का यानी जो शारीरिक शिक्षा क्षेत्र है इसमें इनका क्या उपयोग है ये भी अपने को बताना है। तो दोस्तों यानी प्रदर्शन विधि और अनुकरण विधि को देखते हैं, यानी कि पहले यानी कि होती क्या है। तो इसका उत्तर यदि देखिए तो शारीरिक शिक्षा में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें यानी प्रदर्शन विधि एवं अनुकरण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो शारीरिक शिक्षा के जो कार्यक्रम है उनमें यानी कि ये दो विधियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधियां होने वाली है। अब यदि दोस्तों बात करें तो सबसे पहली विधि कौन सी थी, अपने प्रदर्शन विधि हो गई। और प्रदर्शन विधि की परिभाषा देखें तो परिभाषा में क्या है, प्रदर्शन विधि की में यानी कि इस विधि में यानी शिक्षक कौशल क्रिया या व्यायाम को स्वयं करके या यानी कि स्वयं करके दूसरों द्वारा दृश्य एवं श्रव्य साधनों की सहायता से विद्यार्थियों के समक्ष प्रदर्शित करता है, जिसे विद्यार्थी उसे देखकर समझते हैं। यानी कि प्रदर्शन का यदि दोस्तों बात करें तो प्रदर्शन विधि में क्या होता है, यानी कि जो इसका अर्थ देखें तो प्रदर्शन का यदि अर्थ देखें तो प्र यानी एक तो हो गया प्र और एक हो गया यानी दर्शन, एक तो हो गया प्र और एक हो गया दर्शन। प्र का अर्थ का यदि देखें तो इसका अर्थ होता है यानी दूसरा, और दर्शन की यदि बात करें तो दर्शन का क्या अर्थ होता है यानी दर्शाना, यानी जो दूसरों के सामने जो अपन किसी भी चीज़ को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदर्शन विधि कहते हैं। तो जो इसका नाम है यानी कि जो प्रदर्शन इसका नाम है इसके आधार पर अपन यानी कि इस विधि को समझ सकते हैं। यानी प्रदर्शन विधि में क्या होता है, तो शिक्षक किसी भी कौशल या कोई भी स्किल है उसका पहले स्वयं उस चीज़ का मतलब प्रदर्शन करेगा या स्वयं करेगा किसी भी चीज़ को, और उसके बाद में क्या करेगा, तो यानी कि दूसरे या विद्यार्थियों को करने के लिए बोलेगा। लेकिन जब शिक्षक उस चीज़ का प्रदर्शन करता है तो जो विद्यार्थी उस कौशल को यानी कि देखकर सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदर्शन विधि कहते हैं। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, यानी प्रदर्शन विधि इसकी मुख्य विशेषता की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है, यानी कि शिक्षक कौशल या क्रियाओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करता है। उसके बाद में दृश्य एवं श्रव्य माध्यम जैसे चार्ट हो गए, मॉडल, वीडियो आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। प्रदर्शन विधि में यानी इन चीज़ों का भी उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो अगली विशेषता क्या है, यानी कि विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। प्रदर्शन विधि द्वारा क्या होता है, तो यानी जो विद्यार्थी या खिलाड़ी है उनको स्पष्ट एवं वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है, यानी किसी भी कार्य का वास्तविक और अनुभव प्राप्त होता है, और जटिल कौशलों को सरलता से समझाया जा सकता है। उसके बाद में जो दोस्तों बात करें तो अगला यानी कि शारीरिक शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है या उपयोग है प्रदर्शन विधि का। तो जैसे यानी कि बात करें तो यानी खेल कौशल है, जैसे खेल कौशल यानी कि जो स्पोर्ट्स स्किल है उसके बारे में बात करें तो यानी बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कबड्डी, इनमें जो कोई भी यानी कि क्रियाएं होती है खेल कौशल होते हैं, यानी कि इनमें जो कोई भी खेल कौशल होते हैं उनको सिखाने के लिए क्या किया जाता है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो व्यायाम, योगासन और शरीर संचालन की क्रियाओं को समझाने के लिए भी यानी कि प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। और शारीरिक प्रशिक्षणों की सही विधि बताने के लिए यानी शारीरिक शिक्षक या शारीरिक परीक्षण है उनको यदि सही विधि बताने के लिए भी यानी प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। और यदि दोस्तों बात करें तो यानी प्रतियोगिता की तकनीकी एवं नियमों को स्पष्ट करने के लिए भी यानी प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों अपनी अगली विधि रहने वाली है अनुकरण विधि। अगली विधि कौन सी है, अनुकरण विधि है। और अनुकरण विधि में क्या होता है दोस्तों, तो अनुकरण विधि की यदि बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है, यानी कि अनुकरण का यदि अर्थ देखते हैं तो अनुकरण का अर्थ होता है दोस्तों यानी नकल करना, किसी भी चीज़ की क्या करना, नकल करना। और अनुकरण का अर्थ हो गया एक तो नकल करना या किसी भी चीज़ को यानी देखना किसी भी चीज़ को देखना भी क्या कहलाता है, तो अनुकरण कहलाता है। या नकल करना हो गया देखना, वो इसे क्या कहते हैं, तो अनुकरण कहते हैं। यानी कि अपन यानी किसी भी चीज़ को यदि देखकर उस चीज़ को सीखते हैं वो किस विधि के अंतर्गत आती है, तो अनुकरण विधि के अंतर्गत आती है। अब यदि दोस्तों बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है, यानी कि इस विधि में यानी विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बताए गए कौशल, क्रिया और व्यायाम का अनुकरण है यानी नकल करके यानी इस प्रकार से अभ्यास करते करते उस कौशलों में निपुण हो जाते हैं।
यानी कि यदि दोस्तों बात करें तो किसी भी चीज़ को यदि अपन देखते हैं यानी बार बार देखते हैं तो वो चीज़ हमारे यानी कि माइंड में हमेशा के लिए रह जाती है। तो इसी प्रकार यदि दोस्तों बात करें तो अनुकरण विधि में क्या होता है, तो यानी कि जो शिक्षक होता है वो विभिन्न जो खेल कौशल है उसको यानी कि बार बार यानी कि विद्यार्थियों के समक्ष यानी प्रस्तुत करके उनको दिखाकर यानी कि बार बार वो कौशल करता है। तो उससे क्या होता है यानी कि विद्यार्थी बार बार उस कौशल को करके यानी कि आराम से उसको यानी कि सीख सकता है। यानी किसी भी चीज़ को यदि नकल करके जो चीज़ सीखी जाती है वो हमेशा यानी कैसी होती है, स्थायी होती है। तो ये हो गई अनुकरण विधि। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, यानी अनुकरण विधि की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसमें क्या होता है यानी कि इसमें विद्यार्थी शिक्षक या आदर्श मॉडल का अनुकरण करते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं, तो शिक्षक के द्वारा जो आदर्श मॉडल तैयार किया गया है उनको अनुकरण करते हैं। अनुकरण यानी देखते हैं, उनके क्या करते हैं, तो उनको देखते हैं। अभ्यास एवं पुनरावृत्ति पर यानी अधिक बल दिया जाता है, यानी बार बार अभ्यास करना और उसके यानी कि वापस पुनरावृत्ति करना। इस यानी कि इस चीज़ का यानी अनुकरण विधि में विशेष ध्यान दिया जाता है। सरलता से जटिलता की ओर प्रगति की जाती है और व्यक्तिगत गलतियों का सुधार किया जा सकता है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्या है, यानी शारीरिक शिक्षा में जो अनुकरण विधि है इसकी क्या उपयोगिता या उपयोग है। तो प्रारंभिक स्तर पर यानी नई क्रियाएं एवं व्यायाम सिखाने में, यानी जो जब अपन यानी किसी भी चीज़ को यानी नई कोई भी क्रिया या कौशल है या कोई भी खेल है उसको सीखते समय अपने को किस विधि का उपयोग करना चाहिए, तो अनुकरण विधि का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है यानी कि जो उस खेल के नियम हैं उनके बारे में अपने को पता चल जाता है। और यदि दोस्तों बात करें तो यानी विभिन्न खेलों की मूलभूत तकनीकों के अभ्यास में भी अनुकरण विधि यानी विशेष महत्व रखती है। शारीरिक दक्षता में यदि बात करें तो दौड़ना, कूदना, फेंकना आदि को विकसित करने में यानी अनुकरण विधि सहायक होती है। अनुशासन, तालमेल और समूह क्रियाओं के यानी प्रशिक्षण में यानी अनुकरण विधि होती है वो विशेष योगदान देती है। अब अपना यानी कि लास्ट में क्या रहने वाला है, तो अपने निष्कर्ष देखते हैं। यानी जो प्रदर्शन विधि और अनुकरण विधि है वो शारीरिक शिक्षा में यानी किस प्रकार से उपयोगी है, तो इन सारी चीज़ों का या पूरे प्रश्न का यदि निचोड़ देखते हैं तो निष्कर्ष की बात करते हैं तो प्रदर्शन विधि द्वारा विद्यार्थी स्पष्ट रूप से देख कर समझते हैं। ये हो गई पूरी प्रदर्शन विधि। यानी प्रदर्शन विधि में क्या होता है, यानी प्रदर्शन विधि में विद्यार्थी स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को देखकर समझते हैं। और यदि दोस्तों बात करें तो अनुकरण विधि की बात करें तो जबकि अनुकरण विधि में क्या होता है, तो यानी कि अनुकरण विधि द्वारा यानी वे अभ्यास करके दक्षता प्राप्त करते हैं। यानी अनुकरण में होता है यानी किसी भी चीज़ को यानी अभ्यास करके यानी बार बार अभ्यास करके उसमें क्या है, तो दक्षता प्राप्त करना या उसमें यानी कि कौशलता हासिल करना ही क्या कहलाता है, तो अनुकरण कहलाता है। और यदि दोस्तों बात करें तो इन दोनों विधियों का यानी कि इन दोनों विधियों का क्या है दोस्तों, तो इन दोनों विधियों का यानी सही एवं संतुलित उपयोग शारीरिक शिक्षा को प्रभावी एवं रोचकपूर्ण एवं फलदायक बनाता है। तो इस प्रकार दोस्तों यानी कि जो अपने दो विधियाँ थी, प्रदर्शन विधि और अनुकरण विधि, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से और शॉर्ट लैंग्वेज यानी जो सबसे ईजी लैंग्वेज उसमें आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। अभी यदि दोस्तों देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, यानी अथवा वाला क्वेश्चन अगला भी है 2 नंबर का। जो अथवा वाला क्वेश्चन है वो क्या है, तो यानी कि शिक्षण तकनीकों की परिभाषा दीजिए। यानी शिक्षण तकनीक क्या है उसकी अपने को परिभाषा देनी है। साथ में यानी कि अपने को क्या करना है, तो व्याख्यान विधि को उदाहरण सहित समझाना है। और प्रोजेक्ट विधि क्या है, तो इसके भी यानी उदाहरण देकर यानी इन दोनों विधियों को बताना है। तो दोस्तों बात करें तो यानी कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेंड करना है, तो सबसे पहले यानी कि अपने को यानी शिक्षण तकनीकों की परिभाषा यानी शिक्षण तकनीक की अपने को परिभाषा लिखनी है। तो शिक्षण तकनीक की परिभाषा देखिए तो यानी शिक्षण तकनीक के या तकनीकों वे विशेष तरीके, उपकरण एवं प्रक्रिया है जिनका उपयोग यानी शिक्षक छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करने, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण एवं मूल्यांकन के विकास तथा क्या होता है, तो यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावशाली, रोचकपूर्ण बनाने के लिए करता है। यानी कि जो शिक्षण तकनीक है इसका उपयोग क्या करता है, तो जो शिक्षक होता है वो विषय जो शिक्षण अधिगम है या कोई भी विषय है उसको यानी प्रभावशाली बनाने के लिए और विद्यार्थियों के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए क्या करता है, तो शिक्षण तकनीक का उपयोग शिक्षक करता है। अभी दोस्तों बात करें तो यानी इन तकनीकों के उचित उपयोग से यानी अधिगम के लक्ष्यों की प्राप्ति सरल एवं सुनिश्चित होती है। इस प्रकार यानी जो शिक्षण तकनीक है इसकी परिभाषा रहने वाली है। अब दोस्तों क्या करना, तो अब यानी कि जो व्याख्यान विधि है और प्रोजेक्ट विधि है इन दोनों की यानी आपस में तुलना करनी है। यानी कि दोनों का क्या
है। तो सबसे पहले यदि दोस्तों बात करें तो इनके यानी कि जिस प्रकार अपन ने यानी जो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा को अपन ने यानी किस प्रकार से किया, उसी प्रकार यानी जो व्याख्यान विधि और प्रोजेक्ट विधि है उसमें यदि पहले देखें तो अर्थ की बात करते हैं यानी उसका आधार देखते हैं, तो पहले अर्थ की बात करते हैं। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है, तो इस विधि में यानी शिक्षक मौखिक रूप से विषय वस्तु की जानकारी क्रमबद्ध ढंग से विद्यार्थियों को देता है। मौखिक विधि में क्या होता है, तो यानी मौखिक रूप से विद्यार्थियों को बताना या समझाना ही क्या गलत है, तो व्याख्यान विधि या मौखिक विधि गलत ही है। इसके बाद प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, तो प्रोजेक्ट का विधि मतलब प्रोजेक्ट का यदि आपको अर्थ बताता हूँ, तो प्रोजेक्ट में क्या होता है यानी जैसे कोई भी यानी छात्र है या छात्र का कोई समूह है, तो उसके सामने क्या कर दी जाती है यानी उनको एक समस्या दे दी जाती है या एक क्वेश्चन उनको दे दिया जाता है। तो जो वो विद्यार्थी है या समूह है उनसे क्या करता है, तो स्वयं उस क्वेश्चन को बिना किसी सहायता के यानी बिना किसी यानी शिक्षक की सहायता के यानी उस क्वेश्चन का हल निकालने की कोशिश करता है। यानी प्रोजेक्ट में क्या होता है, यानी प्रोजेक्ट यानी अपन किसी भी प्रोजेक्ट पर कार्य करते हो तो स्वयं ही करते हैं। तो इस प्रकार यदि दोस्तों बात करें तो प्रोजेक्ट विधि के अर्थ की बात करें तो ये क्या है, यानी कि इस विधि में विद्यार्थी किसी विशेष विषय एवं समस्या पर स्वयं योजना बनाकर कार्य करते हैं और उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। यानी कि प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, तो विद्यार्थी अकेला ही यानी कि किसी भी यानी विषय की समस्या है उसका यानी कि योजना बनाकर उस विधि पर क्या करता है, तो काम करता है और उसका प्रतिवेदन का अर्थ होता है यानी कि उसका उत्तर या उसका हल निकालने की वह क्या करता है, तो कोशिश करता है। अब यदि दोस्तों बात करें तो अगला आधार क्या यानी कि उद्देश्य की बात करें, इन दोनों विधियों का उद्देश्य क्या है, तो व्याख्यान विधि का उद्देश्य की बात करें तो इसमें क्या होता है, व्याख्यान में यानी ज्ञान प्रदान करना हो गया, जानकारी देना, तथ्यों की समझ विकसित करना, ये सारी चीज़ें किसमें आती है, तो व्याख्यान विधि में आती है। और प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो इसका क्या उद्देश्य यानी समस्या समाधान हो गया, अनुसंसाधन कौशल हो गए, रचनात्मकता और स्वावलंबन हो गया और व्यवहारिक ज्ञान विकसित करना, ये सारी चीज़ें किसमें आती है, तो प्रोजेक्ट विधि में आती है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला आता है यानी शिक्षण प्रक्रिया। और शिक्षण प्रक्रिया क्या होता है, यानी शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं। यानी कि शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो व्याख्यान विधि में शिक्षण प्रक्रिया की यदि बात करें तो एक शिक्षक होता है वो यानी कि विषय वस्तु को बोलता है और विद्यार्थी क्या काम करता है, तो उस विषय वस्तु को सुनता है और साथ में क्या करता है, तो यानी नोट्स बनाता है। यानी जो शिक्षक द्वारा बोली गई विषय वस्तु है उसको यानी कि अपनी पुस्तक में उतारता है या लिखता है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होती है, यानी प्रोजेक्ट विधि में शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार से दी जाती है, तो इसमें यदि दोस्तों बात करें तो यानी विद्यार्थी विषय का चयन करते हैं, यानी जो विद्यार्थी होता है वो किसी भी विषय का चयन करता है और सुझाव एकत्रित करते हैं, अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं और रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार यानी कि शिक्षण प्रक्रिया होती है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्या है, यानी कि अगले यदि बात करें तो अगला अपने आधार रहने वाला यानी कि विद्यार्थियों की भूमिका, यानी जो व्याख्यान विधि है और प्रोजेक्ट विधि है उसमें विद्यार्थियों की भूमिका किस प्रकार होती है, किस प्रकार रहती है। तो सबसे पहले यदि बात करते हो तो यानी कि जो व्याख्यान विधि है उसमें क्या होती है, यानी विद्यार्थी की भूमिका यानी निष्क्रिय होती है, यानी श्रोता के रूप में होते हैं। यानी कि विद्यार्थी क्या करता है, यानी केवल शिक्षक द्वारा जो बोली गई विषय वस्तु उसको क्या करता है, तो सुनता है, केवल बैठ कर क्या करता है, सुनता है। तो उसमें क्या है, तो निष्क्रिय होती है, यानी विद्यार्थी की भूमिका कैसे यानी निष्क्रिय होती है, एक जगह बैठकर वो सुनता है। और इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो जो प्रोजेक्ट विधि में क्या होती है, तो प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो उसमें यानी विद्यार्थी की भूमिका क्या होती है, तो सक्रिय होती है, यानी कि वो अपने हाथ पैर को हिलाता है और विभिन्न क्वेश्चन को हल करने के लिए यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन भी करता है। तो इस प्रकार यानी विद्यार्थी की भूमिका प्रोजेक्ट विधि में कैसी होती है, तो सक्रिय होती है। योजना और क्रियान्वयन हो गया और मूल्यांकन में भागीदारी है। इस प्रकार यानी दोस्तों बात करें तो विद्यार्थी की भूमिका यानी दोनों में यानी कि व्याख्यान में तो निष्क्रिय होती है और इसमें प्रोजेक्ट में क्या होती है, तो सक्रिय होती है। अगला यदि अंतर देखें दोनों में तो अगला क्या है, तो यानी अगला आधार है यानी शिक्षक की भूमिका, यानी कि जो दोनों विधियों में शिक्षक किस प्रकार से कार्य करता है। तो यदि बात करें तो व्याख्यान विधि में क्या करता है शिक्षक, तो यानी ज्ञान का स्रोत होता है और जानकारी देता है। और उसमें क्या होता है, तो प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक केवल यानी कि विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करता है, सलाहकार होता है, यानी कि उनके यानी कि सलाह देता है और सहयोगी एवं प्रोत्साहक होता है। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला आधार हो गया यानी अधिगम का प्रकार, यानी अधिगम का किस प्रकार है, यानी तो व्याख्यान की यदि बात करें तो मुख्यतः यानी स्मरणात्मक और बौद्धिक अधिगम होता है। यानी कि जो व्याख्यान विधि द्वारा क्या होता है, यानी स्मरण शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का अधिगम होता है। और इसमें क्या होता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट में यानी कि
समझात्मक हो गया और अनुभवात्मक हो गया और खोजपरक अधिगम होता है। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो समय किस प्रकार से होता है, तो जो व्याख्यान विधि है इसमें यानी कम समय में अधिक विषय वस्तु पूरी की जा सकती है। यानी व्याख्यान विधि में क्या होता है, तो यानी किसी भी चीज़ को यानी कि कम समय में अपन अधिक विषय वस्तु को यानी बोल सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। जबकि दोस्तों बात करें तो जो प्रोजेक्ट विधि में होता है इसमें क्या होता है, यानी अधिक समय की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी प्रोजेक्ट पे यदि कार्य करना है तो उसमें अपने को समय की ज़्यादा ज़रूरत लगने वाली है। अगला यानी कक्षा का आकार, यानी जो दोनों विधियाँ उसमें कक्षा का आकार किस प्रकार से रहने वाला है। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है, तो बड़ी कक्षा के लिए उपयुक्त है। यानी जो बड़ी कक्षाएं होती है, जैसे यानी कि 12वीं कक्षा से जो भी ऊपर की कक्षाएं हैं उनके लिए व्याख्यान विधि कार्य करती है, यानी उनके लिए कार्य करती है। यदि अपन छोटे बच्चे हो गए उनको यदि व्याख्यान विधि द्वारा अधिगम करवाएंगे या किसी भी पाठ्यक्रम को समझाएंगे तो उनके ये समझ में नहीं आएगा। उनको किस प्रकार से समझाया जाना चाहिए, उनको यानी कि जो दैनिक जीवन की कोई भी उपयोगी वस्तुएं हैं या दैनिक जीवन में काम में आने वाली जो वस्तुएं हैं उसके आधार पर यानी कि उनको शिक्षण दिया जाना चाहिए। तो जो कक्षा का आकार देखें तो जो बड़ी कक्षाओं के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, तो व्याख्यान विधि उपयुक्त है। और यदि दोस्तों बात करें तो प्रोजेक्ट विधि में यदि कक्षाओं की बात करें तो इसमें क्या है, यानी छोटी एवं मध्यम कक्षाओं के लिए, यानी कि जो एलकेजी से लेकर यानी कि जो 10वीं तक या 8वीं तक जो क्लासें होती है उनके लिए यानी प्रोजेक्ट विधि का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो मूल्यांकन की बात करें तो इन दोनों विधियों में यानी विद्यार्थियों को मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है, तो व्याख्यान विधि में यानी कि लिखित परीक्षा या मौखिक प्रश्नोत्तरी द्वारा इनका विद्यार्थियों को मूल्यांकन किया जा सकता है। जबकि अपन बात करें तो प्रोजेक्ट विधि में क्या किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर, यानी कि जो विद्यार्थी ने किस प्रकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है उसके आधार पर यानी खिलाड़ी का मूल्यांकन होता है। और प्रस्तुतिकरण हो गया और मौखिक मूल्यांकन द्वारा उनका पता लगाया जाता है। इसके बाद में यदि दोनों का उदाहरण देखें तो जो व्याख्यान विधि इसमें क्या होता है, तो शिक्षक द्वारा यानी ओलंपिक खेलों के इतिहास पर यानी व्याख्या देना, यानी जो कोई भी शारीरिक शिक्षक है या शिक्षक है वो जो ओलंपिक का इतिहास किस प्रकार से रहा है उसके बारे में यदि व्याख्या कर रहा है या जानकारी यानी बोलकर बच्चों को समझा रहा है वो तो आ गया यानी कि व्याख्यान विधि में। और यदि दोस्तों बात करें तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, तो विद्यालय में शारीरिक फिटनेस के स्तर का अध्ययन यानी विषय पर प्रोजेक्ट तैयार करना, ये किस में आता है, तो ये आता है यानी कि प्रोजेक्ट विधि में आता है। तो इस प्रकार यदि दोस्तों बात करें तो यानी कि जो व्याख्यान विधि है और प्रोजेक्ट विधि है उसको यानी कि अपन सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो इसका निष्कर्ष क्या रहने वाला है, यानी जो ये प्रश्न है इसके निष्कर्ष की यदि बात करें तो निष्कर्ष में अपने को यानी क्या क्या है, तो यानी जैसे व्याख्यान विधि है तो व्याख्यान विधि में क्या होता है, तो यानी कि ज्ञान प्रदान करने की पारंपरिक एवं उपयोगी विधि है। यानी ज्ञान को प्राप्त करने की पारंपरिक और उपयोगी विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है। और यदि दोस्तों बात करें तो यानी कि जो कम समय में अधिक जानकारी देती है। जबकि यदि प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो यानी विद्यार्थियों को सक्रिय बनाती है और उसमें अनुशासन क्षमता एवं आत्मनिर्भरता और व्यवहारिक ज्ञान का विकास करती है। इसलिए यानी दोनों विधियों का उचित संतुलन शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावशाली बनाता है। इस प्रकार यानी दोनों विधियाँ यानी जो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम है उसमें यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली विधियाँ हैं। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो इन दोनों विधियों के उदाहरण की बात करें तो व्याख्यान विधि का उदाहरण देखें तो इसमें क्या होता है, यानी कि शिक्षक फिटनेस के घटक पर व्याख्या देकर यानी कि जानकारी देता है। यदि दोस्तों बात करें तो अगर एग्जाम में व्याख्यान विधि ना हो और उसमें आती हो यानी भाषण विधि, तो भी यानी कि क्या है, यानी कि भाषण विधि भी हो तो भी उसे व्याख्यान विधि कहते हैं। या बात करें तो मौखिक विधि, इन सारी चीज़ों के यानी कि जो भी अर्थ है वो सभी को यानी कि एक जैसे मिलने वाले, मौखिक विधि हो गई या भाषण विधि हो गई या व्याख्यान विधि हो गई, इन सारी चीज़ों के अर्थ एक जैसे ही हैं। तो अपने को यानी कि याद रखना है, यानी कि व्याख्यान विधि को क्या कहते हैं, तो इसे भाषण विधि भी कह सकते हैं, इसे मौखिक विधि भी कह सकते हैं। तो यानी कि इसका उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या यानी शिक्षक फिटनेस के घटकों पर व्याख्या देकर जानकारी देना है। यानी कि अपन जब कभी भी कोई भाषण देते हैं तो उसमें यानी कोई भी विषय वस्तु होती है तो उसके बारे में यानी कि एक लंबा चौड़ा यानी कि भाषण देकर यानी कि अपन अगले वाले को यानी कि जो विद्यार्थी उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार व्याख्यान विधि में भी यही होता है, यानी किसी भी अपन यानी कि जो शारीरिक शिक्षा में फिटनेस के घटक है उनको यानी कि लंबी चौड़ी व्याख्या द्वारा यानी कि अपन यानी कि विद्यार्थियों को बता सकते हैं। जबकि यदि दोस्तों बात करें तो प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, तो यानी प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो विद्यार्थी हमारे प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, तो प्रोजेक्ट विधि में अपन देखते हैं यानी कि विद्यार्थी हमारे
क्षेत्र के खिलाड़ियों की आहार आदतों का अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यानी कि एक कोई भी यानी कि दो टीमें हैं, तो एक टीम यानी कि खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कोई दूसरी टीम है वो खेल में यानी कि बिल्कुल प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो जो कम प्रदर्शन कर रही है वो टीम क्या करेगी, तो ए टीम के जो खिलाड़ी है उनका आकलन करेगी या उनको देखेगी यानी कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। उसके बाद में क्या करेगी, तो वो रिपोर्ट करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी यानी कि अपने को किस प्रकार से क्रिया करनी है। तो इस प्रकार से यानी प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, तो यानी किसी भी समस्या के बारे में यानी कि निष्कर्ष निकालना या उस समस्या के बारे में हल निकालना प्रोजेक्ट विधि कहलाता है। तो इस प्रकार यानी दोस्तों बात करें तो दोनों उदाहरण से आप समझ गए होंगे यानी कि व्याख्यान विधि क्या होती है और प्रोजेक्ट विधि क्या होती है। यदि दोस्तों बात करूँ तो जो व्याख्यान विधि है या भाषण विधि है, इसका यानी कि शारीरिक शिक्षा में महत्व बहुत कम है, यानी जो शारीरिक शिक्षा क्षेत्र है उसमें महत्व कम बताया है। क्योंकि जो शारीरिक शिक्षा की जो गतिविधियाँ होती है उसमें यानी लंबे चौड़े भाषण का कोई महत्व नहीं है। यानी कि इसमें क्या होता है, यानी लंबे चौड़े भाषण में यानी विद्यार्थियों या खिलाड़ियों का क्या तो ध्यान भटक जाता है, इसलिए यानी कि यह विधि कम महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा, और तीसरा क्या है, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार को उदाहरण सहित समझाइए और शिक्षण में इनकी महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है, तो सबसे पहले यदि बात करें तो इसको आंसर को किस प्रकार से करना है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को प्रभावशाली, रुचिपूर्ण एवं सरल एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने में शिक्षक की सहायता करती है। यानी शिक्षण यानी कि जब अपन किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं, सहायक यानी कि अपने को सहायता प्राप्त करने वाली, और सामग्री का यानी कि उपकरण है, यानी अपन किसी भी चीज़ का यदि पढ़ाते हैं और उसमें अपने को यानी कि जो उपकरण अपने को सहायता प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। और यदि दोस्तों बात करें तो जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो क्या करती है, तो यानी कोई भी विषय हो गया या कोई भी पाठ्यक्रम हो गया उसको क्या करती है, तो उसको रुचिपूर्ण बनाती है, प्रभावशाली बनाती है, ताकि जो अपन है क्या करते हैं, जो कोई भी उपकरण है उसके द्वारा अपन यानी विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करते हैं या विद्यार्थियों को वो उपकरण दिखाकर यदि उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो जो उपकरण से यदि विद्यार्थी देखता है तो उससे यानी कि चीज़ें उनको अधिक याद रहती है। तो इस प्रकार यानी सहायता करती है यह सामग्री विद्यार्थियों के सीखने के अनुभव को प्रत्यक्ष स्पष्ट एवं स्थायी बनाती है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो इनके प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार उदाहरण सहित बात करें तो कौन कौन से हैं। सबसे पहला होगा यानी मुद्रित सामग्री, और मुद्रित सामग्री में कौन कौन सी है, तो पुस्तक, पाठ्यक्रम, कार्यपत्रक हो गया, चार्ट, मानचित्र, चित्र, पोस्टर, समाचार पत्र आदि। यानी कि ये जितने भी यानी कि जो पुस्तक ये जितनी भी सामग्रियाँ हैं ये किस प्रकार की यानी मुद्रित सामग्रियाँ हैं। जैसे यदि उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या होता है, यानी मानव शरीर का रचना चार्ट हो गया और एथलेटिक्स से संबंधित चित्र हो गए, तो उनके आधार पर अपन यानी कि उनकी स्थिति के या उनकी मतलब संरचना के बारे में अपन समझ सकते हैं। उसके बाद में यानी दृश्य एवं श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है, यानी कि जैसे रेडियो, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, वीडियो, फिल्म और स्टाइल्ड और ऑडियो रिकॉर्डर आदि द्वारा भी यानी कि अपन क्या है, तो यानी कि यह शिक्षण यानी कि जो पाठ्यक्रम को सिखाने में यानी कि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे उदाहरण की यदि बात करें तो खेल तकनीकों को वीडियो क्लिप एवं योगाभ्यास का प्रदर्शन, यानी कि अपन यदि कोई भी खेल के कौशल है उनको यदि खिलाड़ियों को अपन यानी कि छोटी छोटी क्लिप के द्वारा, वीडियो क्लिप के द्वारा उनको यदि दिखाएंगे तो उनसे क्या होता है, तो यानी उनसे जो खिलाड़ी है वो चीज़ें सीख जाता है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगली कौन सी सामग्री है, तो प्रक्षेपण यंत्र हो गया, यानी प्रेजेंटेशन एड हो गए। तो इनमें क्या होता है, यानी कि जैसे ओवर हेड प्रोजेक्टर हो गया, और यदि बात करें तो एलसीडी प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड आदि द्वारा भी क्या होता है, तो आदि द्वारा भी यानी शिक्षा दी जाती है। यानी पावर पॉइंट प्रस्तुत द्वारा खेल नियमों की व्याख्या करनी हो तो भी यानी कि क्या कर जाता है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्या आता है, यानी कि प्रत्येक सामग्री 3 आयामी सामग्री, और इसकी यदि बात करें तो इसमें यानी मॉडल हो गए, नमूने हो गए, उपकरण, नमूने, वस्तुएं और खेल सामग्री आदि होती है। और इसकी यदि बात करें तो उदाहरण की बात करें तो अस्थि पंजर का मॉडल हो गया, गोल बॉल, स्टॉपवॉच, हृदय मॉडल आदि द्वारा भी यानी कि शिक्षा दी जाती है। उसके बाद में यानी कि अगली शिक्षण सामग्री की यदि बात करें तो डिजिटल एवं ऑनलाइन सामग्री की यदि बात करें तो इसमें कौन कौन सी होती है, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट, ई लर्निंग सामग्री, ऐप्स और
सिमुलेशन हो गया और ई पुस्तकालय हो गया, इनके द्वारा भी क्या होती है तो यानी कि एक शिक्षक यानी कि जो शिक्षा पाठ्यक्रम है उसको यानी कि अधिक रुचिपूर्ण बना सकता है। उदाहरण की यदि बात करें तो यानी फिटनेस ऐप द्वारा यानी कि व्यायाम सिखाना और ई वीडियो एनिमेशन द्वारा क्या है तो शिक्षा देना। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो शिक्षण में इनका महत्व क्या है, यानी जो शिक्षण सामग्री है इनका शिक्षण में क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहले महत्व की बात करें तो यानी शिक्षण को यानी कि जो शिक्षण का अर्थ क्या है, यानी जो पाठ्यक्रम होता है या जो कोई भी पाठ होता है अपन यानी जो कोई भी पाठ पढ़ते हैं और उनका वो पाठ यदि कोई अपन किसी भी पाठ को यदि पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो शिक्षण सामग्री किसके काम में आती है तो शिक्षक के काम में आती है। और किस प्रकार से काम में आती है तो जब कोई भी शिक्षक यदि कोई पाठ पढ़ा रहा है तो उस पाठ में उसको यानी कि किन किन उपकरण के बारे में चर्चा करनी है, तो यदि उन उपकरणों को वो पहले से ही क्लास में लाकर रख लें और यदि उसको ज़रूरत पड़ने पर यानी उन उपकरणों को विद्यार्थियों को बताना हो तो उनसे क्या होता है तो उनसे यानी विद्यार्थियों को वो उपकरण बताने से यानी उन चीज़ों को यानी कि विद्यार्थी यानी कि अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो इस प्रकार यानी कि शिक्षण सामग्री सहयोग प्रदान करती है। और किस प्रकार करती है तो शिक्षण को रोचक एवं आकर्षक बनाती है तथा विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करती है। इसके बाद में अमूर्त एवं जटिल विषयों को प्रत्यक्ष और सरल रूप से समझने में सहायता करती है। इसके बाद में यानी कि क्या है तो अगला यदि देखें तो यानी विद्यार्थियों की सहभागिता और सक्रियता बढ़ाती है। विविध इंद्रियां जैसे नेत्र श्रव्य आदि का उपयोग होने से अधिक प्रभावशाली एवं स्थायी होता है। इस प्रकार यानी कि इसका महत्व है। और यदि बात करें तो क्या है यानी कि शिक्षण की गति एवं प्रभावशाली बढ़ती है, समय की बचत होती है, व्यक्तिगत भेदों को कम करने में सहायक होती है और दूरस्थ शिक्षा एवं बड़े समूह के लिए शिक्षण संभव बनाती है और व्यवहारिक कौशल दृष्टिकोण और मूल्यों के विकास में सहायक होती है। इस प्रकार यदि दोस्तों बात करें जो शिक्षण है इनमें यानी कि जो शिक्षण सामग्री की है क्या तो महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाले है। यदि अब निष्कर्ष की बात करें या इस पूरे क्वेश्चन के यदि सार की बात करें तो स्पष्ट है कि यानी शिक्षण सहायक सामग्री आधुनिक शिक्षण का अभिन्न अंग है और इसके यानी उचित और समुचित उपयोग से क्या होती है तो यानी शिक्षण अधिगम प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण एवं परिमाणदायक बनता है तथा सीखने में क्या होती है तो आनंद की अनुभूति होती है, आनंददायक हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला यानी तीसरा क्वेश्चन है इसका यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन की यदि बात करें तो यानी टीम टीचिंग क्या है, यानी टीम टीचिंग क्या है तथा इसके सिद्धांत क्या है, प्रक्रिया क्या है और लाभ और शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में स्पष्ट करने हैं। यानी इस प्रकार यानी यदि अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों तो अपने को यानी स्पष्ट हो जाता है यानी कि किस प्रकार से अपने को पॉइंट बनाने हैं। तो सबसे पहला यदि बात करें दोस्तों तो पहला पॉइंट अपने क्या बनने वाला है तो यानी कि जैसे टीचिंग है, यानी टीचिंग क्या है तो पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में अगला पॉइंट जैसे यानी कि जो टीचिंग है उसके सिद्धांत क्या है तो ये हो जाएगा। उसके बाद में टीचिंग की प्रक्रिया क्या है और उसके बाद में उसके लाभ हो जाएंगे। तो इस प्रकार यानी ये पूरा क्वेश्चन अपने कवर होने वाला है। तो इसका आंसर देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो यानी कि सबसे पहले यानी टीम टीचिंग है तो इसकी बात करें तो क्या होता है यानी जब दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर एक ही विषय हो गए या कक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लिए योजना बना क्या होता है यानी टीचिंग में क्या होता है यानी जब दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर एक ही विषय या फिर क्या होता है तो यानी कक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यानी योजना बनाकर और सामूहिक यानी पूर्वक रूप से यानी अध्यापन करें तो उसे यानी क्या कहते हैं तो टीम टीचिंग कहते हैं। यानी एक दल के रूप में यदि किसी विषय की यदि जानकारी प्राप्त करने के लिए यानी कि कोई भी यानी कि अध्ययन करे तो उसे क्या कहते हैं टीम टीचिंग कहते हैं। और यदि दोस्तों बात करें यानी शारीरिक शिक्षा में यह विविध गतिविधियां कौशल ज्ञान और मूल्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में सहायक होती है। अब यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्या यानी कि टीम टीचिंग के सिद्धांत और सिद्धांतों की यदि बात करें तो इसमें कौन कौन से हो गए यानी सबसे पहला हो गया यानी कि समान लक्ष्य है। यानी कि समान लक्ष्य की बात करें तो जो सभी शिक्षकों का उद्देश्य शिक्षार्थियों का समग्र विकास करना होना चाहिए। यानी कि यदि दोस्तों बात करें तो जो सभी टीचर है उनका अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, जो विद्यार्थी है उनका यानी सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्या यानी कि परस्पर सहयोग। यानी कि जो टीम टीचिंग है इसमें क्या होता है तो यानी टीम के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ सहयोग एवं सम्मान का भाव रखें। यानी कि एक दूसरे के पास क्या है तो मैत्री भाव उनमें होना चाहिए। उसके बाद में पूर्व योजना यानी टीम टीचिंग में और क्या होता है यानी शिक्षण गतिविधियों
एवं समय साधन एवं मूल्यांकन की संयुक्त योजना बनाना। यानी जब कभी भी अपन टीम टीचिंग के रूप में कार्य करते हैं तो उस समय यानी कि जो किन शिक्षण विधियों पर अपने को काम करना है या गतिविधियाँ, उस समय यानी समय को भी ध्यान में रखा जाता है और किन साधनों का उपयोग होने वाला है उन सारी चीज़ों का यानी कि पहले से ही योजना बना ली जाती है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्या है, यानी कि स्पष्ट भूमिका। और स्पष्ट भूमिका में क्या है, यानी प्रत्येक शिक्षक की भूमिका एवं जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि जो जब अपन टीम टीचिंग के रूप में कार्य करते हैं तो यानी कि जो सभी जो होते हैं यानी कि उसमें भाग लेने वाले सभी व्यक्ति होते हैं, उनकी अपनी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, एक एक अपनी भूमिका होती है और उसको क्या है तो जिम्मेदारी को यानी सफलतापूर्वक उसका निर्वाह करना चाहिए या उसको चलाना चाहिए। इसके बाद में संचार और समन्वय हो गया, तो इसमें क्या है यानी कि निरंतर संवाद, विचार विमयन और समन्वयन हो बनाए रखना चाहिए। इसके बाद लचीलेपन का सिद्धांत हो गया, तो इसमें क्या है यानी कि परिस्थिति के अनुसार यानी योजनाओं एवं भूमिकाओं में परिवर्तन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो अगला क्या आता है, यानी मूल्यांकन में सहभागिता और शिक्षार्थियों का आकलन और संयुक्त रूप से तथा निष्पक्षता से करना चाहिए। अगला पॉइंट अपने टीम टीचिंग की प्रक्रिया या चरणबद्ध क्या है, यानी अब प्रक्रिया को देखना। तो सबसे पहले क्या आएगी, तो पहले आएगी पूर्व योजना का निर्माण करना और इसमें क्या है यानी कि लक्ष्यों का निर्धारण एवं पाठ योजना बनाना और भूमिकाओं व जिम्मेदारियों का निर्धारण तथा आवश्यक साधनों का चयन करना। उसके बाद में यदि टीम टीचिंग की बात करें तो अगली यानी कि कक्षा मैदान की तैयारी, यानी कि जो स्थान होता है, उपकरण होता है और सामग्री होता है और व्यवस्थाओं को पूर्व से तैयार करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो यानी कि शिक्षण का क्रियान्वयन, यानी जो शिक्षण होता है उसको किस प्रकार से यानी कि क्रियान्वयन करना चाहिए और या चलाना चाहिए। तो निर्धारित योजना के अनुसार शिक्षक मिलकर यानी विभिन्न गतिविधियों, प्रदर्शन अभ्यास एवं खेल का वार्म अप एवं कौशल अभ्यास आदि करवाते रहना चाहिए। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्या यानी कि सहयोग एवं समर्थन, और इसकी बात करें तो इसमें क्या यानी कि एक शिक्षक पढ़ाते समय दूसरा अवलोकन, सुधार एवं प्रेरणा और क्या आता है यानी व्यवस्था या सहायता प्रदान करता है। इसके बाद में अगला क्या चरण है, तो यानी शिक्षार्थियों की भागीदारी है। और शिक्षार्थियों की भागीदारी किस प्रकार होती है, यानी सभी विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करना हो गया। उसके बाद में यानी कि आकलन एवं प्रतिपुष्टि हो गया, यानी गतिविधियों के बाद यानी शिक्षक द्वारा यानी संयुक्त मूल्यांकन एवं फीडबैक देना हो गया। उसके बाद में पुनरावलोकन हो गया, यानी योजना की समीक्षा करें यानी कि अगली कक्षा एवं गतिविधियों के लिए यानी सुधार करना हो गया। तो इस प्रकार यानी कि दोस्तों बात करिए तो टीम टीचिंग की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद में अगला क्या था, तो यानी टीम टीचिंग के लाभ क्या क्या, यानी शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में यदि टीम टीचिंग के लाभ देखें तो क्या क्या, यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि विविध कौशलों को बेहतर शिक्षण और अलग अलग यानी विशेषताओं वाले शिक्षक मिलकर यानी कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से सिखा सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, यानी कि उसके बाद में यदि अगला लाभ देखें तो इसमें क्या, यानी कि अगले लाभ यानी विद्यार्थियों की सुरक्षा, यानी मैदान गतिविधियों में अधिक पर्यवेक्षण होने से यानी चोट की संभावना कम होती है। यदि अपन यानी कि किसी भी मैदान का यदि मैदान की गतिविधियों का अपन पहले से उसकी यानी कि जांच अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, चोट लगने की संभावना कम होती है। इसके बाद में समय का सदुपयोग, यानी एक शिक्षक संगठन एवं व्यवस्था संभालता है, दूसरे शिक्षण पर ध्यान देता है। उसके बाद में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान, यानी अधिक शिक्षक होने से अधिक विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देना संभव होता है। और शिक्षण की गोपनीयता में वृद्धि, यानी विचार विनिमय हो गए और अनुभव एवं वो क्या हो गए साझेदारी से यानी शिक्षण अधिक रोचक एवं प्रभावशाली बनता है। उसके बाद में यदि दोस्तों अगला लाभ देखें तो इससे क्या है, यानी कि अगले लाभ की यदि बात करें तो प्रेरणा एवं उत्साह में वृद्धि, यानी एक से अधिक शिक्षक होने से यानी विद्यार्थियों का उत्साह एवं सहभागिता बढ़ती है। उसके बाद में समग्र विकास, यानी शारीरिक मानसिक और सामाजिक और नैतिक विकास अधिक संतुलन रूप से होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, यानी टीम टीचिंग में क्या होता है, तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। समग्र का अर्थ क्या होता है, तो यानी सर्वांगीण विकास होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक इन सभी पक्षों का विकास होता है। उसके बाद में दोस्तों बात करें तो यानी नवाचार एवं रचनात्मकता, यानी नए नए खेल गतिविधियाँ और प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम विकसित करने में मदद करती है। अभी दोस्तों बात करें तो अगला क्या, तो निष्कर्ष की यदि बात करें तो इसमें यानी टीम टीचिंग में शारीरिक शिक्षा में सहयोग और समन्वयन एवं सामूहिक कार्य की भावनाओं को
को यानी कि बढ़ाकर और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावशाली, सुरक्षित एवं सफल बनाती है। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्वेश्चन यानी चौथा, और चौथा क्वेश्चन क्या है, तो यानी कि अब चौथे क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, तो इसमें क्या कह रहा था, पाठ योजना क्या है, तो एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद में यदि अगला क्या है, तो यानी इसके प्रकार, यानी पाठ योजना के जो प्रकार है उनको समझाइए तथा प्रभावी शिक्षण में इसकी क्या भूमिका है, तो उसको बताना। तो इस प्रकार यानी 3 पॉइंट हो गए। यानी पहले तो यानी पाठ योजना कहते किसे हैं, तो उसके बारे में बताना। उसके बाद में पाठ योजना के प्रकार बताने हैं, और उसके बाद में नहीं जो प्रभावी शिक्षण है उसमें पाठ योजना का किस प्रकार से भूमिका रहने वाली है, वो सारी चीज़ें अपने को बतानी है। तो दोस्तों यदि अपन उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में क्या है, यानी कि सबसे पहले अपना है कि पाठ योजना क्या है, तो इसके उत्तर देखें तो पाठ योजना यानी लेसन प्लान होता है, वो क्या है, तो यानी कि लेसन प्लान शिक्षण की एक पूर्व नियोजन रूपरेखा है। यानी कि जो पाठ योजना होती है, लेसन प्लान होता है, वो अपन यानी जो शिक्षण है, यानी जो कोई भी अपन यानी कि विद्यार्थियों को जो कौशल सिखाने वाले हैं उसके यानी पूर्व में नियोजन रूपरेखा तैयार पहले से कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो लेसन प्लान कहते हैं। जिसमें किसी विशिष्ट पाठ को यानी प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए यानी उद्देश्य, विषय वस्तु और शिक्षण विधियाँ एवं सहायक सामग्री, मूल्यांकन आदि का क्रमबद्ध विवरण होता है। यह शिक्षक को संगठित एवं उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावी शिक्षण करने में सहायता करता है। इस प्रकार यदि दोस्तों बात करें तो लेसन प्लान क्या होता है, तो यानी जब कोई भी टीचर है वो क्लास में यदि पढ़ाने जा रहा है, यानी जब कोई टीचर होता है वो क्लास में पढ़ाने जा रहा है, तो उससे पूर्व में यानी कि जो क्लास में उसको किन किन चीज़ों को यदि पढ़ाना है, तो उसका यदि एक बार पहले से यदि वो आकलन कर लेता है या उस चीज़ों को देख लेता है या उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेता है, तो उससे क्या होता है, यानी कि जो कोई भी यदि पाठ्यक्रम पढ़ा रहा है उसको क्लास में पढ़ाते समय उसको यानी कि समस्या कम देखने को पड़ती है, यदि वो पहले से यानी जितने भी डाउट हो वो पहले से क्लियर कर लेता है। तो इस प्रकार यानी जो पहले से ही रूपरेखा तैयार करना है क्या गलत हो, तो लेसन प्लान गलत है। अभी यदि दोस्तों बात करें तो पाठ्य योजना के प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहली यदि बात करें तो पहला प्रकार की यदि बात करें तो पहला प्रकार आ गया है अपने दीर्घकालिक। पहला प्रकार क्या होता है दोस्तों, पहला प्रकार आ गया दीर्घकालिक पाठ योजना हो गया या वार्षिक योजना। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें होता है यानी कि यह पूरा शैक्षिक सत्र यानी वर्ष के लिए बनाई जाती है। यानी जो दीर्घकालिक पाठ योजना होती है वो क्या है, यानी कि पूरे वर्ष भर के लिए बनाई जाती है, जिसमें यानी वर्ष भर की पाठ्यक्रम इकाइयाँ और गतिविधियाँ और मूल्यांकन का समग्र नियोजन होता है। यानी सभी का यानी कि उसमें नियोजन होता है या समावेश होता है, सभी का जुड़ाव होता है। अगली बात करें तो अगला प्रकार क्या है, तो मध्यमकालिक इकाई या मध्यमकालिक योजना पाठ योजना। और इसमें क्या होता है, तो यानी कि यह किसी इकाई या अध्ययन के लिए यानी बनाई जाती है जिसमें उस इकाई के उद्देश्य, उपविषय और शिक्षण विधियाँ और शिक्षण सहायक सामग्री एवं मूल्यांकन का विवरण होता है। इसमें क्या होता है, यानी मध्यम में क्या होता है, तो यानी मध्यम में यानी किन किन चीज़ों का यानी कि उसमें समावेश होता है, तो मध्यम में होता है यानी कि इकाई के उद्देश्य, यानी जो पाठ्य योजना के उद्देश्य क्या है और उसके उपविषय क्या है और शिक्षण विधि क्या है और शिक्षण सहायक सामग्री क्या है और मूल्यांकन विवरण उसमें होता है मध्यकालिक में। अब यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्या है, यानी कि अगला यानी अल्पकालीन या दैनिक योजना। और इसमें क्या होता है, यानी कि यह एक दिन या एक अवधि के लिए बनाई जाती है, इसमें यानी विशिष्ट पाठ के शिक्षण की रूपरेखा होती है। इसे यानी साधारण पाठ योजना भी कहते हैं। यानी जो अल्पकालिक या दैनिक पाठ योजना होती है उसे क्या कहते हैं, तो यानी साधारण पाठ योजना भी कहा जाता है। अब यदि दोस्तों बात करिए तो अगला पॉइंट क्या था, यानी कि जो पाठ योजना के प्रमुख घटक कौन है, तो उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यानी कि पाठ योजना के घटक देखें तो सबसे पहला होगा यानी सामान्य जानकारी। यानी जब कभी भी अपन किसी भी यानी लेसन प्लान को बनाते हैं तो उसमें अपने को यानी कि जो लेसन प्लान में जो विषय वस्तु है उसकी क्या है, यानी कि सामान्य जानकारी अपने को पता होनी चाहिए। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला पॉइंट है उद्देश्य है, यानी कि उसका क्या उद्देश्य है। उसके बाद में उसका पूर्व ज्ञान हो गया, विषय वस्तु हो गई, शिक्षण विधियाँ हो गई और शिक्षण सहायक सामग्री हो गई और शिक्षण प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ हो गई, पुनरावृत्ति एवं शुद्धिकरण हो गई, मूल्यांकन हो गया और गहरा कार्य अनुवर्ती कार्य हो गए। तो ये जितने भी यानी कि जो 10 पॉइंट है ये यानी कि पाठ्य योजना के घटक है, यानी पाठ्य योजनाओं के बिंदु है। यानी जब अपन किसी भी यानी लेसन प्लान को बनाते हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इन सारी चीज़ों का उनमें यानी बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्या, तो यानी जो प्रभावी शिक्षण होता है उसमें पाठ्य योजना की क्या भूमिका रहती है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो यानी शिक्षण
के उद्देश्यपूर्ण जो भी शिक्षण है उसको क्या करती है, तो उद्देश्यपूर्ण बनाती है। यानी पाठ्य योजना शिक्षक को स्पष्ट उद्देश्य के साथ यानी पढ़ाने में सहायता करती है। उसके बाद में समय का सदुपयोग, यानी पूर्व नियोजन से यानी समय का सही उपयोग होता है और सभी गतिविधियां यानी निश्चित समय से पूर्ण होती है। उसके बाद में शिक्षण में संगठन एवं क्रमबद्धता, यानी यह शिक्षण को यानी तार्किक क्रम में व्यवस्थित करती है और क्या करती है, यानी जिससे यानी शिक्षण प्रभावी एवं सुगम बनता है। उसके बाद में उपयुक्त विधि और सामग्री के चयन में सहायक होता है। यानी योजना के माध्यम से यानी विषय, छात्र और परिस्थिति के अनुसार यानी उपयुक्त विधि एवं सामग्री का चयन किया जाता है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो और किस प्रकार से सहायक है, तो अधिगम अनुभवों का अधिकतम उपयोग, यानी इससे छात्र सक्रिय रूप से यानी भाग लेते हैं और उसके अधिगम अनुभव सार्थक बनते हैं। मूल्यांकन में सहायता, यानी योजना के मूल्यांकन की व्यवस्था होने से यानी शिक्षक सीखने की उपलब्धि का सही आकलन कर सकता है। उसके बाद में विविधता एवं रुचि का विकास, यानी कि जो पाठ्य योजना होती है यानी अच्छी पाठ्य योजना शिक्षक को यानी रोचक और प्रेरक बनाती है, जिससे यानी विद्यार्थियों की रुचि और सहभागिता बढ़ती है। उसके बाद में शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार, यानी यह शिक्षक को यानी क्या करती है, तो आत्मविश्वास देती है तथा शिक्षक की गुणवत्ता और प्रभावशाली और परिणाम में सुधार करती है। इस प्रकार यानी पाठ्य योजना का जो प्रभावी शिक्षण उसमें यानी कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और यदि निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में क्या, यानी पाठ्य योजना प्रभावी एवं सफल शिक्षण की आधारशिला है। यह शिक्षक को यानी संगठित एवं उद्देश्यपूर्ण एवं परिणाम मुख्य शिक्षण करने में मार्गदर्शन करती है तथा क्या तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली एवं रोचक और सार्थक बनाती है। इस प्रकार यानी कि जो अपना चौथा क्वेश्चन है वो रहने वाला है दोस्तों। इसके बाद में यदि दोस्त बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन अपने पास यानी कि बात करें अगले क्वेश्चन की, यदि बात करें तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से अटेंड करना है, तो अगला क्वेश्चन में यदि बात करें तो यानी माइक्रो टीचिंग, यानी माइक्रो टीचिंग की कहते किसे है, तो इसकी परिभाषा अपने को देनी है माइक्रो टीचिंग की। और यदि दोस्तों बात करें तो इसमें और क्या है, यानी कि माइक्रो टीचिंग के अलावा यानी कि इसके विभिन्न चरणों को समझाइए। अगला आ गया यानी इसके चरण, और इसके बाद में अगला क्या है, तो यानी कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण में, यानी शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण में इसके प्रयोग को स्पष्ट कीजिए। तो ये अपने पास 3 पॉइंट रहने वाले हैं। अब यदि दोस्तों बात करें तो इसका उत्तर किस प्रकार से करना है, तो यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं माइक्रो टीचिंग कहते किसे, यानी माइक्रो टीचिंग एक लघु अवधि एवं केंद्रीय एवं नियंत्रण शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया है। यानी कि लघु अवधि यानी जो छोटी अवधि है उसे क्या कहते हैं, तो माइक्रो कहते हैं। यदि दोस्तों बात करें तो जो ये माइक्रो टीचिंग है ये यानी कि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो जो चक्रीयता का सिद्धांत है, यानी चक्रीयता का सिद्धांत उस पर यानी कि ये आधारित है। और चक्रीयता के सिद्धांत को यानी कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में। जैसे यानी कि पहला हो गया यानी मैक्रो हो गया, उसके बाद मीजो हो गया और उसके बाद में माइक्रो हो गया। तो मैक्रो की यदि बात करें तो जो वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया वो मैक्रो में आती है। मीजो में यानी कि जो मानसिक प्रक्रिया होती है यानी महीने तक चलने वाली वो मीजो में आती है। और माइक्रो में क्या होती है, तो यानी जो लघु यानी जो छोटी होती है साप्ताहिक जो प्रक्रिया होती है, तो उनमें यानी कि ये माइक्रो टीचिंग कार्य करती है। इसमें और यदि दोस्तों बात करें तो इसमें क्या यानी कि जिसमें यानी शिक्षक शिक्षार्थी किसी विशेष शिक्षण कौशल का सीमित समय यानी 5 से 10 मिनट के लिए नियोजित एवं वास्तविक शिक्षण परिस्थितियों में अभ्यास करता है तथा यानी क्या होता है, तो तत्पश्चात यानी उसका विश्लेषण एवं मूल्यांकन एवं सुधार किया जाता है। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो क्या यानी माइक्रो टीचिंग के चरण की यदि बात करें तो माइक्रो टीचिंग के चरण में यानी कि सबसे पहले क्या होता है, तो लेसन प्लान होता है यानी पाठ योजना होती है माइक्रो टीचिंग में। और इसमें क्या होता है, यानी सूक्ष्म शिक्षण हेतु यानी संक्षिप्त एवं स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना। उसके बाद में यानी अगला क्या है, तो यानी शिक्षण का प्रस्तुतिकरण हो गया। और शिक्षण का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होता है, यानी निर्धारित समय में शिक्षण कौशल का वास्तविक प्रदर्शन हो गया। इस प्रकार यानी दोस्तों उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्या यानी कि प्रतिपुष्टि एवं विश्लेषण हो गया। और प्रतिपुष्टि विश्लेषण की यदि बात करें तो इसमें क्या होता है, यानी शिक्षक एवं साथियों द्वारा प्रदर्शन का विश्लेषण एवं कमियों की पहचान एवं सुधार किया जाता है। यानी कि उसमें यानी जो कोई भी यानी कि जो शिक्षक है या प्रशिक्षक है एवं जो उसमें यानी कि जो उनके साथी है उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसका यानी कि विश्लेषण किया जाता है, जांचा जाता है। और उसके बाद में जो कमियाँ उन कमियों का यानी कि पहचान की जाती है और उनमें सुधार करवाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, यानी पुनः अभ्यास यानी कि रीटीचिंग करवाई जाती है। और रीटीचिंग में यानी प्रातः सुझाव के आधार पर पुनः शिक्षण का अभ्यास करवाया जाता है। और अंत में क्या होता है, तो मूल्यांकन होता है। यानी अंत रूप में यानी शिक्षण कौशल का आकलन किया जाता है, मूल्यांकन होता है।
अब यदि दोस्तों बात करें तो जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण में माइक्रो टीचिंग का किस प्रकार से उपयोग है, तो उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें यानी कि उपयोग की यदि बात करें तो सबसे पहला होगा यानी शिक्षण कौशल का विकास, यानी कि शिक्षण कौशल का विकास किस प्रकार से होता है, यानी नव प्रशिक्षकों को पढ़ाने की कला, भाषा और हाव भाव एवं प्रबंधन आदि का अभ्यास कराना, ये सारी किसमें आएंगे, यानी शिक्षण कौशल का विकास में ये सारी चीज़ें आने वाली है। और यदि दोस्तों बात करें यानी व्यवहारिक प्रशिक्षण हो गया, और व्यवहारिक प्रशिक्षण में क्या है, तो वास्तविक कक्षा से पढ़ने, नियंत्रित वातावरण से शिक्षण व्यवहार का अभ्यास हो गया। उसके बाद में अगला बात करें तो यानी त्रुटि अभ्यास की यदि बात करें तो इसमें क्या यानी अभ्यास के दौरान हुई कमियों की पहचान कर उन्हें सुधारने का अवसर हो गया। इसमें यदि बात करें तो अगला क्या यानी आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी बार बार अभ्यास से क्या होता है, तो शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है। और प्रभावी शिक्षण की तैयारी, और प्रभावी शिक्षण में क्या है, तो यह विधि एक सक्षम कुशल एवं व्यवहार क्या है, तो व्यवसायिक शारीरिक शिक्षण के निर्माण में सहायक होती है। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो इसका निष्कर्ष क्या रहने वाला है, यानी जो ये होता है माइक्रो टीचिंग, इसका निष्कर्ष की यदि बात करें तो यानी कि माइक्रो टीचिंग शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण की एक अत्यंत प्रभावशाली विधि है, और जो यानी शिक्षण कौशलों के विकास और शिक्षण व्यवहार में सुधार तथा कुशल एवं आत्मविश्वास शिक्षक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार यानी दोस्तों अपना यानी कि जो चौथा क्वेश्चन अथवा वाला क्वेश्चन वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों यदि बात करें तो जो एक से लेकर यदि दोस्तों बात करें तो जो अपने यानी कि एक से लेकर जो 4 क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों बात करें एक से लेकर जो 4 क्वेश्चन है उनमें क्या है, यानी कि 1 से लेकर 4 जो भी क्वेश्चन है वो निबंधात्मक क्वेश्चन है, और इनके यानी कि जो 1 से लेकर 4 है इनके यानी कि जो अथवा के क्वेश्चन है वो भी अपन ने यानी कि सोल्व करने की कोशिश की है। तो अपने को यानी कि जो निबंधात्मक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यानी अच्छी तरीके से पढ़ गए, और किन किन चीज़ों को उसमें पूछा गया उनके यानी कि अलग अलग उसी क्वेश्चन में से उसको यानी कि अपने को अलग अलग पॉइंट बनाने हैं, और इस प्रकार से अपन उस क्वेश्चन को अटेंड करना है। अब यदि दोस्तों बात करें जो 5 से लेकर जो 13 तक जो क्वेश्चन है, यानी कि बहुविकल्पीय या प्रश्नोत्तरी हो गई या एमसीक्यू हो गई, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं, यानी उनको किस प्रकार से सोल्व करना है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो पाँचवा क्वेश्चन क्या है, यानी कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी मुख्य किसके सुधार में सहायक होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है, यानी कि यदि बात करें तो पहला क्या है, यानी कि कक्षा की रोशनी में सहायक होती है, विद्यार्थी एवं शिक्षक संवाद में सहायक होती है, या स्कूल का खेल मैदान में, पुस्तकालय का उपयोग में। तो अपने को यानी कि इसमें सीधा सीधा ही पता चल रहा है, यानी कक्षा की रोशनी में कोई ज़रूरी नहीं, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी किसके लिए उपयोगी है, तो आंसर का सही हो जाएगा। यानी जो विद्यार्थी और शिक्षक है उनके आपस में यानी कि तालमेल करना या संवाद करने में शैक्षिक प्रौद्योगिकी मुख्य भूमिका निभाती है। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो छठा क्वेश्चन क्या है, यानी छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। अब अनौपचारिक शिक्षा कहते किसे है, तो दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा यानी वे शिक्षा होती है जिसमें यानी कि निश्चित समय नहीं होता, यानी समय भी निश्चित नहीं होता है और स्थान भी निश्चित नहीं होता और पाठ्यक्रम भी निश्चित नहीं होता है। और जैसे समाज हो गए, परिवार हो गए, मित्र हो गए और पुस्तकें हो गई, इनके द्वारा जो दी जाने वाली शिक्षा वो किस प्रकार की शिक्षा है दोस्तों, तो वो अनौपचारिक शिक्षा है। अभी तो इसके यानी कि जो ऑप्शन है वो देखते हैं। तो पहला क्या तो यानी सायंकालीन वयस्क साक्षरता कक्षा, ये इस और इसके बाद में विश्वविद्यालय व्याख्यान हो गई, विद्यालय की प्रार्थना सभा हो गई, पाठ्यक्रम अध्ययन। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये यानी कि इसमें गलत होने वाले हैं। जबकि क्या होता है, जो सायंकाल वयस्क साक्षर यानी कि जो साक्षरता कक्षा होती है, यानी कि इसका मतलब है यानी कि जो शाम के टाइम यानी कि जो बुजुर्ग यानी वयस्क का अर्थ होता है बुजुर्ग, यानी कि जो शाम के टाइम में जब बुजुर्ग एक साथ बैठकर यानी कि जो आपस में बातें करते हैं तो उनके द्वारा जो अपने को यानी कि जो अनुभव प्राप्त होता है, उनके द्वारा जो जीवन के अनुभव अपने को प्राप्त होते हैं वो किस शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार यानी कि दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो कमांड विधि में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से होती है, यानी जो कमांड विधि होती है, कमांड विधि को क्या कहते हैं, तो ऑर्डर विधि भी कहते हैं या आदेश विधि भी कहते हैं। यानी कि इनके उपनाम बहुत है, अपने को यानी घबराना नहीं है। यानी कमांड विधि आ गए तो कौन सी विधि होगी, या कमांड को ही क्या कहते हैं, तो इसे आदेश विधि भी कहते हैं या ऑर्डर विधि भी कहते हैं, ऑर्डर मेथड हो गया। तो कमांड विधि में जो शिक्षक होता है उसकी भूमिका किस प्रकार से होती है, यानी शिक्षक किस प्रकार से कार्य करता है कमांड विधि में। तो इसका पहला ऑप्शन यानी सुविधा प्रदाता होता है या पर्यवेक्षक होता है, यानी जांच करने वाला होता है या नियंत्रक होता है या मूल्यांकन करता होता है। तो इसका यानी कि क्या होता है, यानी कि जो कमांड में क्या होता है, तो शिक्षक द्वारा यानी कि जो गतिविधियों क्या होता है तो नियंत्रण किया जाता है, नियंत्रक होता है।
उसके बाद में 8वां प्रश्न है, यानी कि 8वां प्रश्न क्या है, तो 8वें प्रश्न की यदि बात करें तो यानी गतियों क्रिया को देखने के लिए यानी कौन सा शिक्षण सहायक सबसे उपयुक्त है। यानी गति और क्रिया को देखने के लिए यानी कौन सी शिक्षण सहायक सबसे उपयुक्त है। तो सबसे पहले यदि देखते हैं तो यानी चार्ट हो गया, उसके बाद में स्लाइडिंग हो गया, उसके बाद फिल्म में वीडियो हो गया, और उसके बाद में रेखा चित्र हो गया। तो इसका यानी कि जो गति और क्रिया को देखने के लिए यानी सबसे मतलब यानी उपयोगी साधन क्या है, तो यानी सबसे उपयोगी यदि सहायक वस्तु है तो वो क्या है, तो फिल्म और वीडियो हो गया। इसके द्वारा यानी कि जो भी गति और क्रिया को देखा जा सकता है। इसके बाद में यदि 90वें क्वेश्चन की बात करें तो 90वां क्वेश्चन यानी निम्न में से कौन से शिक्षण में एक प्रस्तुति कौशल नहीं है। और निम्न में प्रस्तुति कौशल की यदि बात करें तो इसमें कौन कौन से यानी कि जैसे स्वर नियंत्रण हो गए, नेत्र संपर्क हो गए, और प्रदर्शन हो गए, और अभिलेख सहेजना हो गया। तो निम्नलिखित में से अपने को क्या बताना है, एक प्रस्तुति कौशल नहीं है, यानी कौन सा एक यानी प्रस्तुति यानी प्रदर्शन का कौशल नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभिलेख सहेजना, यानी अभिलेख एकत्रित करना है, अभिलेख जो सहेजना है वो क्या है, तो प्रस्तुतिकरण का कौशल नहीं है। अगला क्या है, तो यानी प्रोजेक्ट विधि का एक मुख्य लाभ क्या है। तो प्रोजेक्ट विधि के लाभ की बात करें तो रटने को बढ़ावा देता है, या छात्र की भागीदारी को कम करता है, या समस्या समाधान को प्रोत्साहन करता है, या यानी कि एक जैसे उत्तर तय करता है। तो इसका यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, तो अपन ने देखा यानी प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है, तो यानी जो कोई भी विद्यार्थी है वो अपने किसी भी विषय वस्तु का चयन करता है तथा उस विषय वस्तु का यानी कि जो निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है या उसका हल निकालने की कोशिश करता है। तो प्रोजेक्ट विधि का प्रमुख लाभ क्या है, तो यानी कि जो समस्या समाधान को प्रोत्साहित करता है प्रोजेक्ट विधि। उसके बाद में यदि दोस्तों बात करें तो अगला क्वेश्चन है यानी 11वां, और 11वें क्वेश्चन की यदि बात करें तो 11वां क्वेश्चन यानी कि शिक्षण में सिमुलेशन का उपयोग मुख्य किस लिए किया जाता है। तो इसका यदि ऑप्शन देखें तो यानी वास्तविक अभ्यास को हटाने हेतु, इसके बाद में केवल समय बचाने हेतु, या सैद्धांतिक रटने हेतु, या फिर आगे यानी वास्तविक स्थितियों की यानी तैयारी हेतु। तो इसका यानी कि जो सिमुलेशन का यदि अर्थ देखें तो वो क्या यानी कि वास्तविक स्थितियों की तैयारी हेतु जो कोई भी यानी कि उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो यानी शिक्षण में सिमुलेशन कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है यानी कि माइक्रो टीचिंग में अभ्यास शिक्षण की अवधि सामान्यतः कितनी होती है। तो अपन ने देखा था यानी जो माइक्रो टीचिंग है उसमें जो अभ्यास करवाया जाता है उसकी अवधि कितनी होती है, 5 से 10 मिनट, 25 से 30 मिनट, 45 से 60 मिनट, या 90 मिनट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसमें अवधि कितनी होती है, तो 5 से 10 मिनट होती है। अपन ने यानी क्वेश्चन में भी देखा था, यानी कि जब माइक्रो टीचिंग अपन ने पढ़ा था उसमें देखा यानी कि जो 5 से 10 मिनट की जो लघु क्रियाएं होती है वो माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आती है। इसके बाद में यदि दोस्त बात करें तो अपना यानी कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, और अंतिम क्वेश्चन क्या यानी कि टीम टीचिंग सबसे उपयुक्त होती है जब यानी कि एक शिक्षक पूरी कक्षा को पढ़ाता है, एक से अधिक शिक्षक मिलकर यानी बड़ी कक्षाओं को पढ़ाते हैं, कक्षा बहुत छोटी हो और छात्र सहयोग नहीं करते हो। यानी कि जो दोस्तों बात करें तो टीम टीचिंग सबसे उपयुक्त होती है, और कब होती है, तो यानी कि जब एक से अधिक यानी जो शिक्षक मिलकर यानी एक बड़ी कक्षा को पढ़ाते हैं उससे क्या कहते हैं, तो उसे टीम टीचिंग कहते हैं। तो इस प्रकार यानी दोस्तों अपन ने यानी कि एक और यानी क्वेश्चन पेपर सोल्व किया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। तो इससे पहले यदि दोस्तों आपने यानी कि हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में यदि दोस्तों आपको इन सारी चीज़ों की यदि नोट्स लेने हैं यानी कि इन सारी चीज़ों की आपको PDF लेनी है और वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की। तो उस लिंक पे यानी कि टैप करके आप ये सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। साथ में यदि आपने हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट में यदि इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर यानी कि लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट पे यानी फॉलो भी कर लेना, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों यानी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, यानी कि आप देखते हो लेकिन इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यानी दोस्तों आप वीडियो को यानी सब्सक्राइब कर लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर किया करो, ताकि यानी कि हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमारे को भी आगे बढ़ने का मार्ग मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक और फिर नई क्लास के साथ।